नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पटना से है, जहां बीजेपी प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। वहां पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। राज्यपाल से मुलाकात की गई है। नालंदा हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान वहां हिंसा हुई थी और उसी की जांच को स्वतंत्र तरीके से कराने की मांग बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने की है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नंदकिशोर, जनकराम राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेता कार पर सवार होकर राजभवन पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने वहां मुलाकात की और नालंदा हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां से नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है, मणिपुर में जो बिहार के छात्र फंसे हुए हैं, अब उन्हें वहां से बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित उन्हें पटना लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में फंसे बिहार के छात्रों को बाहर निकालने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त को यह निर्देश दिया गया है। इंडिगो के विशेष विमान से बिहार लाए जाएंगे ये सभी छात्र। कल सुबह 6 बजे पटना लाए जाएंगे। राज्य सरकार अपने खर्च पर इन छात्रों को वापस ला रही है और छात्रों की हर तरह से मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी थी। इसको लेकर मीसा भारती कोर्ट पहुंच भी चुकी थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी आज मीसा भारती, थोड़ी देर पहले ही कोर्ट पहुंची थी और जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का समय दिया गया है। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 जून को की जाएगी। और सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो अलग अलग नेताओं से, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर जानकारी मिल पा रही है कि कल सुबह 10 बजे वो ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनकी मुलाकात ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं के लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं और इस मुलाकात के दौरान उनकी बात विपक्षी एकता को लेकर होगी। 11 मई को से नीतीश कुमार, ललन सिंह और तेजस्वी यादव भी मुंबई भी जाएंगे। वहां पर भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी है, शरद पवार से उनकी मुलाकात होनी है। इससे पहले उन्होंने फोन पर बातचीत की है, जिसमें विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर बातचीत जरूर होगी। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर देश के इतिहास को बदलने, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने, लोकतंत्र को कमजोर करने, जनता का काम नहीं करने और सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाया है। वैसे में नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भी उनकी मुहिम में साथ होने के लिए बात करेंगे। शरद पवार ने विपक्षी एकता के सवाल पर नीतीश कुमार की पहल का स्वागत भी किया है और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। और इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी नेता हैं वो सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं और सभी ने एकजुट होने की बात अब ठान ली है।
एक करने के लिए मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा करके मिल रहे हैं और सबको एक मंच पर लाने का सफल प्रयास हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसी क्रम में भुवनेश्वर जाएंगे 9 तारीख को उड़ीसा में, और वो नवीन पटनायक जी पुराने जनता दल बैकग्राउंड के हैं और उनसे मिलेंगे, इसी के लिए मुख्यमंत्री जी जा। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, मनीष कश्यप को झटका लगा है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है मनीष कश्यप को, कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, पटना हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को इस मामले पर राहत नहीं मिली है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है अपडेट? देखिए, साफ तौर से मनीष कश्यप की याचिका पर जब सुनवाई शुरू की गई तो मनीष कश्यप की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया है उस तरह से संबंधित कई ऐसे आर्टिकल हैं जो ऑलरेडी पब्लिश किए गए हैं, ऐसे में सभी लोगों पर एनएसए लगाया जाए। लेकिन जिस तरह मनीष कश्यप को लेकर एक स्टेट ने पर्टिकुलर तरीके से उन्हें फंसाया है, ये फिलहाल गलत है। हालांकि इस पूरे दलील का तमिलनाडु ने और बिहार सरकार दोनों ने विरोध किया है। बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मनीष कश्यप के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज किए गए। मनीष कश्यप कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी मनीष कश्यप की तरफ से, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया तमिलनाडु एक शांत स्टेट है और ऐसे में इस तरह का वीडियो दिखाकर अशांति वहां पर नहीं फैलाई जा सकती है। बहरहाल मनीष कश्यप के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका पर यह कहा है कि वो संबंधित हाई कोर्ट में जाकर अपील करें, चाहे वो एनएसए से संबंधित मामला हो या फिर तमाम एफआईआर को एक साथ क्लब करने का मामला हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अब उन्हें संबंधित हाई कोर्ट में अपील करनी होगी, मद्रास हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट, जहां पर वो अपने मुकदमे के लिए संबंधित बातें कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। पहला ये कि उनको अंतरिम जमानत दिया जाना चाहिए और तमाम जो अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनको एक साथ क्लब किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों जो मांग है उसको नहीं माना है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। और आइए अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम की, जिसको लेकर वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस मुहिम की कोशिशों पर भी सियासत काफी तेज हो रही है। बिहार में इसको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। सुनिए नेताओं का क्या कुछ कहना है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न क्षेत्रीय दलों से संवाद, वो अभी तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे। तो एक तो नई चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां, व्यापक एकता की बात हो रही है। अब इस संबंध में जो मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि संवाद इस नए दौर में, नए राजनीतिक चुनौती में सकारात्मक होगा। मन बहलाने का अच्छा तरीका है गालिब। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता कराने चल रहे हैं और 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटक में, तो जेडीएस और कांग्रेस को कहाँ ये करवा पाए। और नवीन पटनायक जी का कांग्रेस को ये करवा देंगे और नवीन पटनायक जी बिहार आइए करके भाषण देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा। ममता बनर्जी जदयू को कई गो सीट देगी। ये मन बहला रहे हैं, ये कसरत कुमार हो गए हैं। बिहार के जनता को जो है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इनकी चिंता न करके इस पर ध्यान नहीं जाए, इसीलिए अभी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में चले हैं। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी देखते रह जाएंगे। नवीन पटनायक जी समाजवादी धारा के राजनेता हैं और आज हिंदुस्तान की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस के साथ खड़ी है। संप्रदायवाद के खिलाफ तो शुरू से खड़ी थी। तो नवीन पटनायक जी अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं भी बनते हैं तो कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं खड़े होंगे। ये ठीक है कि बहुत सारे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वहां कांग्रेस से ही मुकाबला रहता है।
कांग्रेस के विरोधी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रयास चल रहा है विपक्षी एकजुटता का, वो इसलिए रंग ला रहा है कि सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि आज देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने राजनीति में आने वाले आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सभी राजनीति में आने को लेकर तत्पर रहते हैं। मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि राजनीति में आने के लिए वो लोग तैयार हैं जिनको एमएलसी और राज्यसभा की सीट चाहिए। हम बता देते हैं कि आज हमने बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर को देखा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको क्या चाहिए, राज्यसभा चाहे विधान परिषद, कहीं बैठा दीजिए, जो लगेगा देने के लिए तैयार है, लेकिन बैठवाइए। ये सच्चाई है। और हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ बैठे हुए 90% लोग ऐसे होंगे जिनसे पूछा जाएगा कि मंत्री वाला कुर्सियां दे, आज दे दीजिए तो धन्य हो जाए। ये सच्चाई है। यहाँ के युवा जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, हमने कहा ना, वो कमजोर है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर भागलपुर से बता दें। भागलपुर में 2 एएसआई और 2 ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से ये दोनों एएसआई जा रहे थे, उस गाड़ी से 9 बियर बोतल भी बरामद किए गए हैं। पिरपैती थाना क्षेत्र में एएलटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई विजय कुमार मंडल, एएसआई दिलीप यादव, ड्राइवर जितेंद्र कुमार और विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई विजय कुमार मंडल देवघर जिला चतरा के पुलिसकर्मी हैं। जानकारी के मुताबिक ये पुलिस वाले गाड़ी में बियर की बोतल लेकर पिरपैती थाना के पिरपैती स्थित दानापुर मोड़ होते हुए जा रहे थे और तभी एएलटीएफ प्रभारी नीलमणि कुमार की टीम ने इन पुलिस वालों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार पुलिस वालों के पास से 9 बियर बोतल भी बरामद किए गए हैं। अब क्या करेंगे? चलो थोड़ा हम वीडियो अब क्या करेंगे तो हाँ। और मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दें। मोतिहारी में आज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 15 लाख रुपए हथियारबंद अपराधियों ने लूट लिए हैं। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी में ये अपराधी आधम के थे, जिसके बाद 15 लाख की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इन अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी में पहुंचने के साथ ही सभी कर्मियों को सबसे पहले बंधक बना लिया और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी हथियार से लैस थे और जैसे ही कंपनी में घुसे उसके बाद सभी कर्मियों को बंधक बनाने के साथ ही 15 लाख रुपए की लूट कर ली है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की छानबीन चल रही है। रिपोर्टिंग करके अपना चिड़िया ब्रांच का कैश मिला रहे थे। कितना डिपॉजिट करने के लिए लगभग 15 प्लस में कैश था। अच्छा, एक्चुअल 15 प्लस में। कितना अपराधी थे? लगभग 6 आदमी थे सर। अच्छा, कैसे लूटे हैं? वो आए हैं, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, पिस्टल भी आए हैं, सारे स्टाफ को लेके गए हैं रूम में, जितना कैश काउंट करते पूरा कैश ले लिए और उसके बाद लेके चले गए। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से नाइट गार्ड की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाइट गार्ड की रात में हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम फेज 2 का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक नाइट गार्ड की हत्या कर दी। मृतक गार्ड शंकर कुमार अयाची ग्राम के कमलकांत झा बताए जा रहे हैं, जो गौशाला के प्रभारी थे। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर डीएसपी राघव दयाल और अहियापुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि पिछले 10 दिन में अब तक अहियापुर में नाइट गार्ड की हत्या की तीसरी वारदात है। वहीं एक अन्य नाइट गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि हम रोजीना वहाँ जगाने के लिए सुबह में जाते हैं। जगाने के लिए गए तो क्या कहते हैं, गेट बंद था। हम हल्ला भी किए लेकिन गेट खुला नहीं। कितने दिन से आपके पास में काम कर रहा था? 3 महीना 10 दिन। अयाची ग्राम फेज 2 में एक खटाल है। वहाँ पर एक जो यहाँ पर कार्यरत कर्मी थे, 4 कर्मी एक्चुअली कार्यरत है और 2 भाग में खटाल है। तो एक खटाल के एक भाग में 3 आदमी सोते थे और खटाल के दूसरे भाग में 1 आदमी सोते थे रात्रि में।
ये कैंपस तो चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ है, लेकिन इनके दरवाजे के ऊपर में थोड़ा सा खुला हुआ स्थान है। तो सुबह में इनका डेड बॉडी मिला है, लगता है कि गला दबा के हत्या किया गया है, नाक और मुंह से ब्लड निकला हुआ था। और भागलपुर से बड़ी खबर है, बताया जा रहा है यहाँ पर एक पति और पत्नी सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने लड़की को घर से निकाल दिया है। इसके बाद बीच सड़क पर ही हो हल्ला शुरू हो गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी देर तक चलता रहा। महिला ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पति ने भी पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिवार में झंझट हुआ है, समझाया नहीं अभी मेरे ससुर मारे, मेरी सास मारी, मेरे बच्चे 2 साल का बच्चा है मेरा। क्या करेंगे आप? अब हम क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। समाज भी उसी तरह का है, समाज भी उन्हीं लोग का साथ दे रहा है। हम गरीब है इसलिए ये शादी होने से 4 साल हो गया। कुछ नहीं, मैं घर में था, फोन आया, वो बोली कि जो है आप किससे बात करते हैं, आप आइए घर। हम घर आए, हमको मेरे ऊपर प्रताड़ित करने लगी, मारने लगी, पीटने लगी, पूरा बदन में पूरा नोचने लगी, मारने लगी। बच्चा मेरा रोने लगा, लेकिन उसको हम बचाने के चक्कर में मेरे पे चढ़ के मारने लगी। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले हैं। पटना के तरेत पाली मठ में उनका स्वागत किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना योगदान इसमें देना चाहते हैं। इसी कड़ी में कई सारे सेवादार बनना चाहते हैं, जिसको लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई है, ताकि तरेत पाली मठ के पास दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सेवादारों से बात की संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं नौबतपुर के तरेत पाली मठ के पास और आप देख सकते हैं कि मठ की सुंदरता यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और ये जो मठ के आगे बना हुआ है उसका है तस्वीर। और यहाँ पर एक बैठक हुई है खास करके सेवादार बनने के लिए। ये आप जो देख रहे हैं ये सभी लोग जब बाबा या कहें कि महाराज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे तब यही लोग सेवादार बनेंगे। और उसके लिए ये बैठक की गई है। और इस बैठक में सभी लोग मिल करके सनातन धर्म को किस तरह से सहयोग करना और इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाना है उस पर चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? हम सभी अभी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। बागेश्वर धाम जी के यहाँ पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। यह हम लोग के क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव का चीज़ है। हम लोग 100% सहयोग देंगे अपना तन मन धन से। बाबा बागेश्वर बाबा जब हमारे ज़िला में आ रहे हैं तो बड़े सबसे पहले सौभाग्य की बात है कि बिहार भी आ रहे हैं तो हम लोग के ज़िला में आ रहे हैं और हम लोग का जो कर्म भूमि रहा है वहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग सेवा देंगे और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं उनका भी सेवा करने का हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ पे आएंगे उठपटांग करेंगे तो उनका भी सेवा करने का काम हम लोग नौबतपुर के धरती से करेंगे। यहाँ उन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। यहाँ आ करके एक बार देख लें। हालांकि पटना में पता चल जाएगा, वहाँ पर भी अगर रोकने का कोशिश किया जाएगा तो उसका मतलब जो प्रत्युत्तर है वो बढ़िया से दिया जाएगा। हर उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से भेजने के लिए तैयार है। तो एयरपोर्ट से यहाँ लाने के लिए बस सेवा करते हुए किसी को तकलीफ नहीं हो ये हम लोग काम करेंगे। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उन्हें भी मैं समझाऊंगा, अगर समझ गए तो ठीक है, न तो राक्षस के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग व्यवस्था भी कर चुके हैं। हर तरफ जो है विरोध हो रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब यहाँ आ रहे हैं तो खास करके एक खास पार्टी विरोध कर रही है, तो आप लोग किस तरह से जो है उस विरोध का सामना करेंगे? हम लोग उनका विरोध का सामना बहुत अच्छे ढंग से करेंगे क्योंकि हम लोग सेवादार हैं और बाबा जो हैं वो सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने वाले हैं।
तो हम लोग सब सनातन संस्कृति से ही बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हो तो खुद नौटंकी है। ये बार बार एक तुच्छ समाज और तुच्छ धर्म के वोट के लिए हमारे हिंदू धर्म को बार बार अपमान किया जा रहा है। एक दो बार नहीं, बार बार। कभी वही राधा कृष्ण बन जाते हैं, उनका तो कभी नौटंकी हम समझ में नहीं आती। और बाबा के हनुमत कथा को सफल बनाने के लिए यहाँ भारी संख्या में सेवादार मौजूद होंगे, और अगर किसी तरह की सनातन धर्म पर आँच आएगी तो उस आँच को भी मिटाने के लिए ये लोग तैयार होंगे। इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं और अब इनका जो है कार्य भी शुरू हो चुका है। दानापुर के नौबतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और समस्तीपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बोलेरो की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें करीब 9 लोग जो है उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। NH 28 पर ही ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को इसमें गंभीर चोट आई है। मामला बंगरा थाना के रजवा गांव का है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि NH 28 पर सड़क के किनारे खड़े भूसा लदे ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोली से हम लोग बाबा धाम जा रहे थे मुंडन के लिए। वहाँ से चले तो बंगरा लाइन होटल के पास गाड़ी टक्कर मार दी। और जैसे घटना हुआ कि उधर से 2 कोच आ रहा था, दोनों कोच अपने में ओवरटेक कर रहा था, तो मैंने उसको बचाने के लिए इधर ट्रक खड़ी हुई थी, उसमें मैंने हम अगर कोच से अगर नहीं हटते तो कोच हम लोग को सारे आदमी को फुटबॉल लिखा हुआ था, हम लोग चारों दिन स्पॉट जाते। उसको बचने के लिए ट्रक रोड पर लगा था, भूसा वाले ट्रक था, उसमें हम गाड़ी कुछ मारे।